हेलो बच्चों, न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूं बायो टॉपिक टेस्ट 2 जो कि 12 अक्टूबर 2022 को हमारी इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों में कंडक्ट हुआ था। आप लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आज मैं आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूँ वो 10 सवाल जो कि आप लोग सिली मिस्टेक की वजह से गड़बड़ हो गए, जो कि हमारे इंस्टीट्यूट का एक प्रयास है, हमारे मेंटर डॉक्टर एसपी सर का भी एक प्रयास है कि सिली मिस्टेक जो हो रहे हैं उसकी वजह, उसका रीज़न आप लोग को प्रॉपर डिस्कशन के साथ दिया जाए। तो उसी क्रम में बढ़ते हुए आज मैं आप लोग के समक्ष एक एक सवाल डिस्कस करने वाला हूं। प्यारे बच्चों, आपके सामने पहला सवाल है, विच आर द फॉलोइंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। अब देखिए इसमें दो क्वेश्चन है। पहला तो ये कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होना चाहिए, दूसरा बडिंग तो होना ही चाहिए। बडिंग एक प्रकार का मेथड है, ठीक है, किसकी? रिप्रोडक्शन की। पहला सवाल, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन की एक टाइप होती है बडिंग, जो कि यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों में पाई जाती है। अब यहाँ से देखिए, प्लेनेरिया में होता है रीजनरेशन, आपकी बुक में तो लिखा ही है रीजनरेशन होता है, ये बडिंग नहीं होता। हाइड्रा में बडिंग होती है, ईस्ट में बडिंग होती है, ठीक। लेकिन क्वेश्चन में केवल बडिंग नहीं पूछा गया है, यूनिसेलुलर में पूछा गया है। तो ईस्ट एक्सेप्शनली वो फंजाई है जो कि यूनिसेलुलर है, तो इसका आंसर फर्स्ट है, ना कि फोर्थ है, पहली बात। और हाइड्रा जो कि सीलेंट्रेटा का मेंबर है, ठीक है, और ये एनिमल किंगडम, ठीक है, ये एनिमल होता है एक प्रकार का जो कि टिश्यू ग्रेड होता है। तो ये मल्टी सेलुलर है, जो कि टिश्यू बना है तो मल्टी सेलुलर तो होगा ही होगा। बात को समझिए। तो इसका आंसर विल बी फर्स्ट। इसमें दो क्वेश्चन थे, आपको यूनिसेलुलर भी देखना था और बडिंग भी देखना था। अगला क्वेश्चन, बी द फॉलोइंग इनकरेक्ट अबाउट बेसिडियोमाइसीज। आपसे इनकरेक्ट पूछा जा रहा है और पूछा था कि बेसिडियोमाइसीज, देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट, ये बुक की लाइन है, ये सही है। आप प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस एंड टेक, देखिए होता क्या है कि जब प्लाज्मोगेमी होती है, ठीक है, प्लाज्मोगेमी जब हो जाती है तो उसके बाद डाइकैरियोफेज आ जाता है। डाइकैरियोफेज आता मतलब प्लाज्मोगेमी के तुरंत बाद ही तत्काल पर आपका कैरियोगेमी नहीं होता, न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होते, तो ये डाइकैरियोफेज आता है और इस डाइकैरियोफेज से एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। ये डाइकैरियोफेज के बाद एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है जिसे बेसिडियम बोलते हैं, ठीक। अब इस बेसिडियम में कैरियोगेमी, बात को समझिए, कैरियोगेमी और उसके बाद मियोसिस होते हैं जिससे आपके 4 हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं, ठीक है, वो भी एक्सोजिनसली। अगर सेक्सुअल स्पोर की हम बात करें तो प्लाज्मोगेमी के बाद तुरंत डाइकैरियोफेज आती है और कैरियोगेमी नहीं होती है। उसके बाद एक स्ट्रक्चर बनता है बेसिडियम, और बेसिडियम में होता है कैरियोगेमियोसिस। इसका मतलब कि प्लाज्मोगेमी के तुरंत बाद ये कैरियोगेमी नहीं होती, प्लाज्मोगेमी का ये बनता है और बेसिडियम में ये कैरियोगेमियोसिस होती है, ये नहीं होता है क्योंकि ये इससे स्ट्रक्चर बनता है। बात को समझिए, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि सबसे पहले प्लाज्मोगेमी होगा, फिर डाइकैरियोफेज आएगा, तो ये बेसिडियम का स्ट्रक्चर बनेगा, उसमें कैरियोगेमी और मियोसिस होती है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। और 4 हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर एक्सोजिनसली मैंने आपको पहले बताया, ये सही है। और ए सेक्सुअल स्पोर जनरली नॉट फाउंड, ये भी सही है। तो भले ही आपको मान लो ये ना पता होता तो पहला, तीसरा, चौथा आपकी बुक में लिखा है प्रॉपरली, अगर आपने एनसीईआरटी ठीक से पढ़ा होता तो पहला, तीसरा, चौथा तो आप निकाल लेते और दूसरा अपने आप सही हो जाता, ठीक है। तो इसका आंसर सेकेंड। अगला क्वेश्चन, एसर्शन ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस सेल डिवीजन इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो ये तो सेंटेंस सही है। और ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस सेल डिफरेंशिएशन हेल्प ग्रुप ऑफ सेल्स टू अंडरगो सर्टेन मॉडिफिकेशन टू फॉर्म स्पेशलाइज ऑर्गन एंड टू फॉर्म। और देखिए होता क्या है, जैसे एक जाइगोट है, ये एक जाइगोट है, ठीक। अब यहाँ पर होगी माइटोसिस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ये एक सिंगल सेल होती है, आपको पता है, ये सिंगल सेल है और यहाँ से मल्टी से दैट इज ग्रुप ऑफ सेल। मैं बता रहा हूँ ग्रुप ऑफ सेल बन रही है ऐसे, ठीक। तो ये ग्रुप ऑफ सेल बनता है, ठीक, ग्रुप ऑफ सेल। अब इस ग्रुप ऑफ सेल से टिश्यू भी बन सकता है, पहली बात, टिश्यू से ऑर्गन भी बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा, ऑर्गन सिस्टम, और उसके बाद एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। यही बात ये दूसरी लाइन में कह रहे हैं। तो ये
एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब होता है जाइगोट का प्रॉपर सेल डिवीजन हो और फिर उसमें डिफरेंस, ये पूरा का पूरा एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। बात को समझिए, एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब केवल यहाँ तक नहीं रुकेगा। तो पहले जाइगोट में होगा आपका क्या चीज़, माइटोसिस, सेल डिवाइड करेगा, फिर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगी तो उनका कलेक्शन, उनका एग्रीगेशन से आपका टिश्यू बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा। तो यही कह रहे थे, ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस सेल डिफरेंशिएट हेल्प टू ग्रुप ऑफ सेल टू अंडरगो सर्टेन मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो ये दोनों सेंटेंस सही हैं। ये एक इंडिपेंडेंट लिखे हुए सेंटेंस हैं, ऐसा नहीं है कि ये कथन है तो वो उसका रीज़न है। बात को समझिए, हम क्या कह रहे हैं कि ये दोनों एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस हैं, इनका इनके रीज़न से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बात को समझिए, ये एक सेंटेंस है कि एम्ब्रियोजेनेसिस सेल डिवाइड करती है, नंबर ऑफ सेल बनती है डेवलपिंग एम्ब्रियो में, और ये बताते हैं कि एम्ब्रियोजेनेसिस में ये होता है। तो ये दोनों घटनाएं हैं, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आंसर विल बी सेकंड। देखने में आपको लग रहा हो कि एम्ब्रियोजेनेसिस है, ये है, नहीं, ये भी एक घटना है, ये भी एक घटना है कि नंबर ऑफ सेल बनाने के लिए डेवलपिंग एम्ब्रियो होती है, और जब एम्ब्रियोजेनेसिस होती है तो ग्रुप ऑफ सेल बनता है, उससे टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, लेकिन इन सब में कॉमन होता है सेल का डिवाइड होना, क्योंकि सेल ही एग्रीगेट होकर टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो ये दोनों एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस हैं एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए, डेवलपमेंट के लिए, या पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट के लिखी गई ये दो सेंटेंस हैं। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक, तो आंसर विल बी सेकेंड। अगला क्वेश्चन, मैड काउ डिजीज ऑफ कैटल कास्ड बाय एजेंट। आपको पता है कि ये डिजीज प्रियॉन्स के कारण होती है, ये आपकी बुक में लिखा। अब प्रियॉन्स क्या है, इन्फेक्शियस प्रोटीन। क्या है ये, इन्फेक्शियस प्रोटीन है। ठीक, प्रियॉन्स इन्फेक्शियस प्रोटीन है। ये एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है, मतलब इनकी जो फोल्डिंग होती है, इनकी कॉइलिंग, उसका कोई शेप नहीं है, दैट इज इनका कोई शेप नहीं है। आपकी बुक में लिखा है एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। तो ये जो पहला लिखा है कि पॉलीहेड्रली अरेंज, ये गलत हो गया। ठीक है, इनकी प्रोटीन एबनॉर्मली फोल्डेड होती है, मतलब उसका कोई शेप नहीं है, तो इसलिए शेप की तो बात हम कर नहीं सकते। अब ये प्रियॉन्स जो होते हैं ये सिमिलर होते हैं, सिमिलर टू द साइज, आपकी बुक में लिखा है, टू द वायरस। ठीक, इसका मतलब अगर ये वायरस के साइज के सिमिलर हैं तो जो चीज़ें वायरस से छोटी होंगी वो प्रियॉन से भी छोटी होंगी। आपको जाहिर सी बात है पता है कि बैक्टीरिया का साइज जो है वायरस से बड़ा होता है। ठीक, इसका मतलब वायरस बैक्टीरिया से छोटा है तो प्रियॉन्स भी बैक्टीरिया से छोटा होगा, दैट इज स्मॉलर द साइज टू द बैक्टीरिया। ये आपका सेकेंड आंसर निकल के आ रहा है। सिमिलर साइज विथ बैक्टीरिया नहीं, यहाँ वायरस होना चाहिए था। ठीक, पहली बात, और लार्जर साइज बैक्टीरिया हो नहीं सकता। मैं क्या बता रहा हूँ, प्रियॉन्स इन्फेक्शियस प्रोटीन है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, इसका कोई शेप नहीं होता है। मैं क्या बता रहा हूँ, इसका कोई शेप नहीं होता, इसलिए पॉलीहेड्रल सिमेट्री की आप बात नहीं कर सकते। और आपकी बुक में लाइन लिखी है कि सिमिलर टू द वायरस साइज है, साइज जो है वो सिमिलर है वायरस के। इसका मतलब जो चीज़ें वायरस से बड़ी हैं साइज में वो इससे ही बड़ी होंगी। तो लिखा है स्मॉलर साइज देन बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया से छोटा वायरस है तो बैक्टीरिया से छोटा प्रियॉन्स भी होगा। और सिमिलर साइज भी तो बैक्टीरिया नहीं है, वायरस होता है, और साइज ये बड़ा तो हो नहीं सकता। आंसर विल बी सेकंड। ठीक, तो ये आपकी बुक में लिखा हुआ था। अब रिप्रोडक्शन सिनानियोस विद ग्रोथ, ये तो आप कई ज़माने से पढ़ते आ रहे हैं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक, अब ध्यान से देखिए, मैं बोल रहा हूँ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मैंने यहाँ पर कहीं भी प्रोकैरियोट यूकैरियोट की बात नहीं कही है। चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, दोनों में सिनोनिमस होता है, इस बात को समझिए। नहीं तो अगर ये केवल यूकैरियोट्स की प्रॉपर्टी होती तो बैक्टीरिया आंसर नहीं होता। आपको सेल के नंबर से मतलब है कि ये यूनिसेलुलर होना चाहिए। ये बैक्टीरिया में हो सकता है, ठीक है, और ये अमीबा में हो सकता है। अमीबा हो, ईस्ट हो, पैरामीशियम हो, स्लाइमोल्ड हो, प्रोटिस्टा हो, कोई भी हो, बात को समझिए। तो बैक्टीरिया और अमीबा हमें आंसर यहाँ दिख रहा है। प्लेनेरिया मल्टी सेलुलर है, हाइड्रा मल्टी सेलुलर है, इसलिए ये नहीं हो सकता। ये तो सही था लेकिन ये गलत था। ठीक है, तो यूनिसेलुलर का मतलब चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, दोनों हो सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं, एसेक्सुअल स्पोर आर प्रोड्यूस एक्सोजेनसली। अब इस क्वेश्चन में बच्चों का गलत होने का रीज़न ये था कि जो आप लोग जल्दी में रटते हो कि जैसे बेसिडियम, ठीक, बेसिडियम में हुई मियोसिस, और एक्सोजिनसली आपका बेसिडियोस्पोर बना।
ये आप देखते हो एस्कोमाइसिटीज में मियोसिस हुई, ठीक, और एंडोजिनसली एस्कोस्पोर बना, ठीक। इसका मतलब आपको ये दिख रहा है कि जो एस्कोस्पोर बन रहा है एस्कोमाइसिटीज में वो एंडोजिनसली बन रहा है। लेकिन कमाल की बात आपको बताएं, ये सेक्सुअल स्पोर की बात चल रही है, ये सेक्सुअल स्पोर की बात चल रही है, बात को समझिए। और क्वेश्चन में आपके एसेक्सुअल स्पोर की बात चल रही है। अब देखिए पिक्चर क्या बनेगा। जो आपका कोनिडिया होता है, कोनिडिया इन एस्कोमाइसिटीज, कोनिडिया इन एस्कोमाइसिटीज, ये एक्सोजिनसली पैदा होता है, ठीक। मैं क्या बोल रहा हूँ, कोनिडिया इन एस्कोमाइसिटीज एक्सोजिनसली होता है, और जो जूस्पोर होता है, जूस्पोर एंड एप्लेनोस्पोर, ठीक है, जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर, ठीक है, फाइकोमाइसिटीज में, चूंकि क्वेश्चन फाइकोमाइसिटीज के लिए है, ठीक है, फाइकोमाइसिटीज ये एंडोजिनसली होता है, बात को समझिए। तो कह रहे हैं एसेक्सुअल स्पोर आर प्रोड्यूस एक्सोजिनसली, तो आप एक्सोजिनसली की बात कर रहे हैं एसेक्सुअल स्पोर की। अब देखिए कमाल की बात, बेसिडियोमाइसिटीज तो आएगा ही नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि आपकी बुक में लिखा कि एसेक्सुअल स्पोर बेसिडियोमाइसिटीज में एब्सेंट होते हैं और डिट्रोमाइसिटीज में केवल और केवल कोनिडिया के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। तो बेसिडियोमाइसिटीज वाला सारे ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गए। इसको निकालने का दूसरा तरीका, मान लीजिए आपको ना याद होता कि एस्को किस में है और ये किस में है, जब आप एनसीईआरटी ने साफ साफ कहा है कि ये सेक्सुअल स्पोर जो होते हैं बेसिडियोमाइसिटीज में एब्सेंट होते हैं, तो बेसिडियोमाइसिटीज के सारे ऑप्शन तो पहले ही चले गए, ठीक। और डिट्रोमाइसिटीज की तो बात हम कर नहीं सकते, पूछे क्यों? क्योंकि उसमें केवल और केवल कोनिडिया के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। तो आंसर तो अपने आप फर्स्ट आ गया, आप उसको जाने ना जाने बात की बात है। ये तो मैं आपको बता दिया कि कोनिडिया इन एस्कोमाइसिटीज एक्सोजिनसली होता है और जूस्पोर एप्लेनोस्पोर फाइकोमाइसिटीज में ये एंडोजिनसली होता है। तो पहले एस्कोजिनसली लिखा है तो हम एस्को लेंगे और दूसरे एंडो के लिए फाइको लेंगे। तो जितने बेसिडियोमाइसिटीज वाले ऑप्शन थे वो पहले ही चले गए, क्योंकि बेसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल स्पोर एब्सेंट होता है और जो एक्सोजिनसली होता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन से ये मालूम चला कि सेक्सुअल स्पोर और एसेक्सुअल स्पोर एंडोजिनसली एक्सोजिनसली का नेचर वेरी कर सकता है। आप देख सकते हैं कि एस्को स्पोर एंडोजिनसली है और जो एसेक्सुअल स्पोर आपका कोनिडिया है वो आपका एक्सोजिनस है, ठीक है। तो बेसिडियोमाइसिटीज वाले सारे ऑप्शन पहले ही कट हो गए, बचा आपका आंसर है, क्योंकि 4 में एक ऑप्शन आपको चुनना था तो पहला अपने आप ही आ गया। मान लीजिए आपको ये याद ना था कि कौन सा एस्को में है कौन सा फाइको में है, तो भी आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द कॉमन कैरेक्टर इन प्लांट फंजाई स्टाइल वर्कर बी। ध्यान से देखिए, ये तीनों के तीनों लिविंग हैं, पहला सवाल, ठीक। ये तीनों लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये सभी के सभी यूकैरियोट्स हैं, ठीक। ये यूकैरियोट्स है लिविंग। अब देखते हैं कि इनके रेफरेंस में क्या ऑप्शन बन रहा है। अगर लिविंग है तो जितनी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी थी मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस और सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये तीनों के तीनों उसमें होंगे, तो मेटाबॉलिज्म तो हमें पहले ऑप्शन में दिख गया। दूसरा रिप्रोडक्शन है, आपको पता है कि 3 एक्सेप्शन आपकी बुक में दिए थे, जिनमें से एक इसराइल वर्कर भी था, स्टाइल वर्कर भी, म्यूल और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, ये 3 ऐसे एक्सेप्शन थे जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता था, इसलिए ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं था, इसलिए गलत हो गया। और सेल्फ कॉन्शियसनेस ये ह्यूमन की प्रॉपर्टी है, ठीक। कॉन्शियसनेस तो तीनों की प्रॉपर्टी हो सकती है, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस ये ह्यूमन की प्रॉपर्टी है, ठीक। ये इन तीनों में नहीं है। अगर यहाँ ये लिखा होता एब्सेंस, ठीक, अगर यहाँ लिखा होता कि एब्सेंस ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस, तो ये तीनों में समान हो जाता, लेकिन ऐसा कहीं लिखा नहीं है। क्योंकि जब भी ये कॉमन कैरेक्टर वाला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द सिमिलर बिटवीन दिस, व्हाट इज द कॉमन कैरेक्टर अमॉन्ग दिस, तो वो प्रेजेंस की बात करते हैं कि हाँ ये तीनों में पाए जाने चाहिए और इन तीनों के द्वारा ये शेयर होना चाहिए कैरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए इसको नहीं लिया जाएगा, आंसर विल बी फर्स्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा एसर्शन इंसेक्टिवोरस प्लांट आर यूकैरियोट्स बट डू नॉट कर। देखिए लोगों को इस क्वेश्चन में, बच्चों को ये लगा कि इंसेक्टिवोरस प्लांट है तो इसमें भाई ये कीट मकोड़े खाता है तो ये फोटो नहीं करता होगा, क्लोरोफिल नहीं, ये भी एक नॉर्मल प्लांट ही है। बात को समझिए, ये भी एक नॉर्मल प्लांट होते हैं, केवल नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ये एज ए इंसेक्टिवोरस एडाप्ट हो जाते हैं, ठीक है। इंसेक्टिवोरस ये एडाप्ट हो जाते हैं, ठीक।
नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए इंसेक्टिवोरस की तरह ये अडाप्ट हो जाते हैं, इसलिए ये नॉर्मल पौधे ही होते हैं, इनमें ही फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, इनमें भी क्लोरोफिल होता है, बात को समझिए, क्लोरोफिल भी होता है, इंसेक्टिवोरस होते हैं और नाइट्रोजन डिफिशिएंसी को पूरा करने के लिए होते हैं। जैसे अब इसको समझने का तरीका देखिए, जैसे आपको पता है एक नॉर्मल इंसान होता है, अब थोड़ी सी उसकी नज़र कमज़ोर हो या दूर की या पास की तो डॉक्टर से चश्मा लगवा लेता है, लेकिन फिर भी वो एक नॉर्मल इंसान ही होता है, वो नॉर्मल इंसान होता है, वो भी इंटेलिजेंट होता है, बात को समझिए। तो चश्मा लगा लेने से ऐसा नहीं है कि हमारा जो बेसिक फंडामेंटल गुण है ह्यूमन का वो चेंज हो जाएगा। आंखें ना होती तो एक अलग बात होता, हम जन्म से अंधे होते तो एक अलग बात होता, लेकिन थोड़ी सी जो कमियां जीवन में आती हैं उनको अडॉप्ट करने के लिए अगर हम कुछ करते हैं तो हमारा फंडामेंटल नेचर नहीं चेंज होता। तो पौधा तो है तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा, क्लोरोफिल रहेगा, लेकिन नाइट्रोजन की डिफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ये इंसेक्टिवोरस की तरह अडॉप्ट हो जाता है। तो इसलिए ये भी गलत है और ये भी गलत है। दैट इज फोर्थ आंसर। लिखा करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फिगर। सबसे पहले फिगर को करते हैं आइडेंटिफाई। ये क्लैडोफोरा का दिया हुआ आपकी बुक में दिया, और ये आइसोगैमिट्स के बारे में बता रहे हैं। ये फ्यूकस का दिया है, ये हेट्रोगैमिट्स के बारे में बता रहे हैं, और ये ह्यूमन है जो कि हेट्रोगैमिट्स के बारे में बता रहे हैं। अब सर जी ये हेट्रोगैमिट्स और आइसोगैमिट्स का क्या चक्कर है? गैमिट्स ऑलवेज फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं। गैमिट्स मार्फोलॉजिकली सिमिलर हो भी सकते हैं और नहीं भी। अगर मार्फोलॉजिकली सिमिलर हुए तो इनको बोलेंगे आइसोगैमिट्स, अगर मार्फोलॉजिकली डिसिमिलर हुए तो बोलेंगे हेट्रोगैमिट्स। ठीक है, ये जो आइसो और हेट्रो लिखा है ये इनकी मार्फोलॉजी के बेस पर। यहाँ ध्यान से देखिए, आप देख के नहीं बता सकते ये कौन मेल गैमिट है कौन फीमेल गैमिट है, लेकिन यहाँ देख के आप बता सकते हो कि ये फीमेल गैमिट है, ये मेल गैमिट है, ये फीमेल गैमिट है, ये मेल गैमिट है। ठीक है, तो गैमिट्स ऑलवेज फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, मार्फोलॉजी सिमिलर हो भी सकते हो नहीं भी। तो पहला हमारा क्लैडोफोरा है। ठीक है, तो आइसोगैमिट्स तो ठीक है, लेकिन ये फ्यूकस नहीं, क्लैडोफोरा होना चाहिए था। और बी वाला हेट्रोगैमिट्स सही है, लेकिन यहाँ फ्यूकस होना चाहिए था, ये गलत है। और हेट्रोगैमिट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग ये सही है, दैट इज थर्ड आंसर। लिखा स्टेटमेंट 1 क्रोमोसोम नंबर इन द मियोसाइट। सर जी ये मियोसाइट है क्या चीज? ये है गैमीट, गैमीट मदर सेल। ठीक है, ये गैमीट मदर सेल है, मतलब वो सेल जो गैमीट बनाती है। कैसे? सर जी मियोसिस से, मियोसिस से इसने गैमीट बनाया। ठीक, गैमीट मियोसिस से बना। ठीक है, गैमीट मियोसिस से बना, दैट इज एन, और ये होता 2n। ठीक, गैमीट मियोसिस से बना, इसका मतलब इसके पास क्रोमोसोम के आधे सेट हैं। ये जो प्लॉइडी लिखी होती है हेप्लॉइड डिप्लॉइड, हेप्लॉइड का मतलब एक सेट क्रोमोसोम का, डिप्लॉइड का मतलब 2 सेट क्रोमोसोम का, ट्रिप्लॉइड का मतलब 3 सेट क्रोमोसोम का। तो ये मियोसाइट जो होती है गैमीट मदर सेल होती है, डिप्लॉइड होती है, इसके पास 2 सेट क्रोमोसोम के होते हैं, और ये होती है हेप्लॉइड। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं गैमीट के रेफरेंस में गैमीट मदर सेल या मियोसाइट में जस्ट डबल होता है और गैमीट में हाफ होता है। अब देखिए क्या लिखा है, क्रोमोसोम नंबर इन द मियोसाइट इज द हाफ। नहीं, ये उल्टा लिखा है, यहाँ गैमीट होना चाहिए था और यहाँ होना चाहिए था मियोसाइट। ठीक है, तो इसलिए गलत है। पहली बात, आपकी बुक में जो चार्ट बना क्रोमोसोम का नंबर, वहाँ दिया हुआ हाउस फ्लाई के बारे में। ठीक, वहाँ हाउस फ्लाई के बारे में यहाँ 12 लिखा है, तो यहाँ ऊपर ध्यान से देखिए ये मियोसाइट लिखा होगा, और यहाँ गैमीट में 6 लिखा होगा। पोटैटो की बात करेंगे सर जी तो यहाँ 48 लिखा है, यहाँ 24 लिखा है, बात को समझिए। तो ये जो 48-24 है, यही देखिए 24 48 का आधा 24 होता है, यही है हाफ सेट। और आपको पता सिनगैमी क्या होता है सर? ये मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन का नाम है। इन्हीं को हम जनरली फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि हर फर्टिलाइजेशन सिनगैमी नहीं होता, बात को समझिए। डबल फर्टिलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो उसे हम सिनगैमी नहीं बोलते, केवल मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन को ही सिनगैमी कहते हैं, जनरली हम फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। अब देखिए ये फर्टिलाइजेशन 2 तरीके से हो सकता है। किसी ऑर्गेनिज्म के अगर बॉडी के अंदर हो, दैट इज इनसाइड बॉडी, इनसाइड बॉडी होगा तो बोलेंगे इंटरनल। ठीक है, ये इंटरनल। और आउटसाइड बॉडी होगा तो बोलेंगे एक्सटर्नल। ठीक है, आउटसाइड बॉडी होगा तो बोलेंगे एक्सटर्नल। अब आउटसाइड बॉडी मान लीजिए पानी में हो, जनरली पानी में हो सकता है,
तो बोलेंगे एक्सटर्नल और इंटरनल। तो ये सिंपल सी बात है, सिनगेमी अकर्स इन द एक्सटर्नल मीडियम दैट इज आउटसाइड द ऑफ द बॉडी। ये तो सेंटेंस सही लिखा है, तो ये सही लिखा है, पहला गलत लिखा है, तो सेकंड सही है, फर्स्ट इनकरेक्ट है, दैट इज आंसर विल बी थर्ड। आज का सेशन प्यारे बच्चों ये मेरा समाप्त हुआ। मेरा सेशन आप लोगों को कैसा लगा बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए, और मेरे क्या इम्प्लीमेंट चाहते हैं, क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं। ठीक है, हमारे इंस्टीट्यूट में इतने प्रकार के टेस्ट हो रहे हैं, आप हर कोई ना कोई टेस्ट ही ज्वाइन करेंगे तो अपनी मंजिल को जरूर पहुँचेंगे। ठीक है, तो आज ये क्वेश्चन कुछ ठीक थे, कुछ अच्छे भी थे, फिर भी आप लोग गलत हुए तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो दैट्स वाई आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और जैसे ही इस क्वेश्चन को देखिएगा, जिन जिन क्वेश्चन में आप कुछ भी सीखिएगा तो आप तुरंत उसको लिखिएगा कॉपी में कि हाँ यहाँ पर नई चीज़ सीखने को मिली, यहाँ नई चीज़ सीखने को मिली। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें, और लाइक तो बनता है। ओके, बाय बाय।